नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। सांस फूलने के कारणों की चर्चा हम कर रहे थे पिछले 2 एपिसोड में। किडनी और फेफड़े ये किस तरह से सांस फूलने में इनका योगदान होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि फेफड़े हमारी ली हुई सांस में से ऑक्सीजन लेकर और हमारे खून तक पहुंचाते हैं, और इस प्रक्रिया में कहीं भी बाधा होती है तो ऑक्सीजन की कमी होती है और इससे हमें सांस फूलने की समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है या आपको एलर्जी की शिकायत है तो इस कारण से आपकी जो सांस की नली है वो कुछ विशेष कंडीशन में, या तो जिस चीज़ से एलर्जी है उसके एक्सपोजर से या मौसम के बदलने से, और वो सांस की नली सिकुड़ जाती है और उस सिकुड़ने के कारण आप प्रॉपर सांस नहीं ले पाते और आपको सांस फूलती है। ठीक इसी तरह अगर आप क्रोनिक स्मोकर हैं, बहुत लंबे समय से स्मोकिंग करते हुए आ रहे हैं, तो भी आपकी जो सांस की नली है उसमें काफ़ी कफ जमा हो जाता है, टार जमा हो जाता है और वो भी रुकावट पैदा करती है। इसके अलावा स्मोकिंग की वजह से आपके जो फेफड़ों के आखिरी हिस्से हैं जिसको एल्वियोलाई कहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और जहाँ से ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है वो जगह प्रभावित होती है और उससे भी आपको सांस फूलने का सेंसेशन होता है। अगर आपको फेफड़ों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि अगर आपको निमोनिया की शिकायत होती है, निमोनिया एक तरह का फेफड़े का संक्रमण है जिसमें कि बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से आपके फेफड़ों में काफ़ी कफ और इन्फेक्टेड मटेरियल इकट्ठा हो जाता है और वो आपके सांस लेने की प्रक्रिया में बाधा पैदा करता है। अगर ये निमोनिया एक सीमा से ज़्यादा हिस्से को प्रभावित करता है तो भी आपकी सांस फूलती है। अगर फेफड़ों और छाती के बीच में पानी, हवा, ब्लड, किसी भी तरह का कोई पदार्थ इकट्ठा हो जाता है तो यह हमारे फेफड़ों में दबाव पैदा करता है और इस वजह से भी सांस फूलती है। ठीक इसी तरह अगर सीने में आपको बहुत तेज़ चोट लगी और उस चोट लगने की वजह से रिब में फ्रैक्चर हो गए तो दर्द की वजह से, या ज़्यादा अगर रिब फ्रैक्चर हो गए तो उन रिब के मूवमेंट में कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से, वो रिब का मूवमेंट अपर्याप्त होने की वजह से भी आपकी सांस फूल सकती है। ये तो रही फेफड़ों के कारण सांस फूलने की बात। ठीक इसी तरह किडनी में की समस्याओं पर हम आते हैं। किडनी में मोटे तौर पर हम 2 हिस्सों में बांटते हैं किडनी की समस्याओं को। एक्यूट रीनल फेल्योर, जबकि कुछ दिनों के अंदर ही किडनी का फंक्शन जो कि बिल्कुल नॉर्मल था वो अचानक से बिगड़ जाता है, किडनी काम करना कम कर देती है और जो हमारे ब्लड में यूरिया का, क्रिएटिनिन का और टॉक्सिक पदार्थों का लेवल है वो बढ़ जाता है। इसे एक्यूट रीनल फेल्योर कहते हैं। ठीक उसी तरह दूसरा प्रकार होता है जबकि किडनी का फंक्शन कई कारणों की वजह से धीमे धीमे ख़राब होता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब किडनी का फंक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और इसे क्रोनिक रीनल फेल्योर कहते हैं। किडनी फेल्योर चाहे वो एक्यूट रीनल फेल्योर हो चाहे क्रोनिक रीनल फेल्योर हो, जब किडनी का फंक्शन कम हो जाता है तो मूलभूत रूप से आपके शरीर से पानी और जो नुकसानदेह पदार्थ हैं उनके निकालने का एक माध्यम बंद हो जाता है और सारी नुकसानदेह चीज़ें, टॉक्सिक मटेरियल हमारे खून में इकट्ठा होने लगता है और उसके नुकसानदेह प्रभाव दिखने लगते हैं। किडनी जो है हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, और इसीलिए जिन मरीजों को किडनी फेल्योर की शिकायत होती है उनका ब्लड प्रेशर यूजुअली बहुत हाई रहता है, उन्हें बीपी की दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। नुकसानदेह पदार्थों के इकट्ठा होने की वजह से यही किडनी फेल्योर हमारे खून की नसों में भी कोलेस्टेरॉल, कैल्शियम और नुकसानदेह चीज़ों के जमाव को बढ़ाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़े होने की वजह से हार्ट पे भी दबाव ज़्यादा पड़ता है जिससे हार्ट पे डायस्टोलिक डिसफंक्शन, कोरोनरी ब्लॉकेज, इस तरह की बीमारियों की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब जैसा कि मैंने बताया, शरीर से किडनी खराब होने की वजह से पानी की मात्रा निकलनी कम हो जाती है, तो जो भी हम लिक्विड लेते हैं वो हमारे शरीर में इकट्ठा होता जाता है और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे हार्ट पे और हमारे फेफड़ों में पड़ता है। फेफड़ों में जब पानी की मात्रा बढ़ती है तो हमें सांस फूलने का सेंसेशन होता है, और जब ये मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कई बार पल्मोनरी एडिमा नाम की जानलेवा सिचुएशन भी आ जाती है।
ठीक इसी तरह कई बार फेफड़ों के बाहर और छाती की दीवार के बीच में पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसे प्लूरल इफ्यूज़न कहते हैं। और ऐसी स्थिति में आपको या तो किसी सुई के माध्यम से या ट्यूब के माध्यम से उस पानी को निकालना पड़ता है, और तब जाके सांस की दिक्कत में आपको राहत मिलती है। अब जो बात हमारे लिए समझना बहुत महत्वपूर्ण है वो यह है कि अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं और आपको वाल्व की शिकायत हो, चाहे वो कोरोनरी डिजीज़ की शिकायत हो, चाहे वो किसी भी अन्य तरह की हृदय की बीमारी हो, और अगर आपको फेफड़ों में भी कुछ तकलीफ़ होती है, चाहे वो अस्थमा की तकलीफ़ हो, चाहे वो स्मोकिंग की वजह से तकलीफ़ हो, या कोई इन्फेक्शन हो, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से इतने क्लोजली, इतने नज़दीकी से जुड़ी हुई हैं। अगर हमारे फेफड़ों में किसी तरह का नुकसानदेह प्रभाव होता है तो वो हमारे हृदय को प्रभावित करता है, और ठीक इसका उल्टा अगर हृदय में कोई नुकसानदेह चीज़ होती है तो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है। इस बात को जानने का लाभ ये है कि अगर आप हार्ट के मरीज़ हैं या आप फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित हैं, इन दोनों कंडीशन में आपको अपने हार्ट का और फेफड़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और किसी तरह की भी कमज़ोरी, किसी तरह का इन्फेक्शन या किसी भी तरह की समस्या आप जैसे ही फेस करते हैं, आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेके उसका ट्रीटमेंट तुरंत शुरू कर देना चाहिए। उदाहरण के लिए सपोज़ आप वाल्व के पेशेंट हैं, आपका वाल्व का ऑपरेशन हो चुका है और आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, हल्की सी सर्दी खांसी हुई, आपने घर में ही उसका घरेलू इलाज करना शुरू किया लेकिन उससे फ़ायदा नहीं हुआ, इन्फेक्शन बढ़ गया और अब आपको निमोनिया डेवलप हो गया। यह निमोनिया न केवल शरीर में फीवर और कमज़ोरी पैदा करता है, यह आपके हार्ट पे भी लोड बढ़ाता है, और कई बार आपको हार्ट के रिदम के डिस्टर्बेंस की शिकायत, आपके PTINR में फ्लक्चुएशन की शिकायत, और कई बार सांस फूलने की अचानक समस्या बढ़ जाने की शिकायत भी हो जाती है। ठीक इसी तरह अगर आपके हार्ट की पंपिंग क्षमता कम है और आपको चेस्ट में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया या किसी तरह की चोट लगी और आपको उसकी वजह से सांस में दिक्कत हो रही है, तो हार्ट की पंपिंग क्षमता कम होने की वजह से ये दिक्कत कई गुना आपको बढ़ सकती है, और कई बार शरीर में ज़रा सा भी पानी का इम्बैलेंस हुआ तो यह आपके फेफड़ों और आपके हार्ट दोनों को प्रभावित कर सकता है। ठीक इसी तरह किडनी के मरीजों में भी पानी का बैलेंस जो है वो बहुत नाजुक होता है, और अगर शरीर में पानी की मात्रा किसी भी कारण से बढ़ती है तो ना केवल वो फेफड़ों में पानी की मात्रा को बढ़ाता है, हार्ट पे भी लोड बढ़ाता है, और हार्ट की पंपिंग क्षमता कई बार बहुत ड्रास्टिक रूप से, बहुत तेज़ी से कम हो जाती है। कई बार किडनी के मरीज जो डायलिसिस को अवॉइड करते हैं या जिनकी डायलिसिस नहीं चल रही है, उनमें धीमे धीमे सांस भराने का ही लक्षण होता है, जो जब एक सीमा से ज़्यादा बढ़ता है तो उन्हें डायलिसिस की सलाह दी जाती है ताकि शरीर से पानी निकाला जा सके और मरीज को सांस में आराम मिल सके। हार्ट की बीमारी से ग्रसित लोगों को एक बात और जाननी चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों में फेफड़ों में कंजेशन होने का, फेफड़ों में इन्फेक्शन होने का रिस्क सामान्य से ज़्यादा होता है। इसीलिए सारे हृदय रोगियों को, विशेषकर जो 50, 55 या 60 से अधिक उम्र के हैं, उनको कुछ वैक्सीन लगाने की सलाह दी जाती है जो आपको फेफड़ों के संक्रमण से बचाते हैं, जैसे कि न्यूमोकोकल वैक्सीन या इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन। ये वैक्सीन बेसिकली आपको फ्यूचर में किसी भी तरह के संक्रमण से बचाव रखते हैं और आपको किसी बड़े कॉम्प्लिकेशन से बचाते हैं। वो हार्ट के पेशेंट जिनका किडनी फंक्शन नॉर्मल है या किडनी फंक्शन बॉर्डरलाइन है और उन्हें डायबिटीज़ की शिकायत है, या ऐसे व्यक्ति जिनका किडनी फंक्शन बॉर्डरलाइन है और वो पेन किलर ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मेरी सलाह है कि आप किडनी फंक्शन में ये जो मामूली सी गड़बड़ी है इसको बहुत गंभीरता से लें और अपने शुगर को, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, नियमित किडनी के डॉक्टर को दिखाते रहें और किडनी के फंक्शन को और बिगड़ने ना दें, क्योंकि जैसा मैंने बताया किडनी फंक्शन अगर बिगड़ता है तो हमारे ब्लड प्रेशर को प्रभावित करता है, हमारे हार्ट पे लोड पड़ता है, हमारे फेफड़ों पे लोड पड़ता है और एक तरह से सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। इसीलिए अगर इसे प्रारंभिक अवस्था में ही रोक दिया जाए तो ये हमारे लिए बहुत मददगार होता है। और अगर आप किडनी के मरीज़ हैं ऑलरेडी तो आपको अपने ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, किडनी की दवाइयाँ, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ, ये सब जैसी डॉक्टर ने सलाह दी है बहुत नियम से लेनी चाहिए और इनमें किसी तरह का लापरवाही नहीं करना चाहिए, ताकि आप लंबे समय तक किसी भी तरह के सांस फूलने से, किसी भी तरह की हार्ट के पर लोड पड़ने से बच सकें।
सांस फूलने के और भी कई कारण होते हैं, जैसे खून का थक्का अगर फेफड़ों में चला जाए, जिसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, या कभी सांस की मांसपेशियों में कमज़ोरी हो जाए, जैसे मसल की एक बीमारी होती है जिसे मायस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं, उसकी वजह से भी सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिनमें कि सांस में दिक्कत बन सकती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे व्यक्ति की सांस फूल सकती है, पर मैंने मुख्यतया जो सबसे कॉमन कारण हैं उन्हीं पर फोकस किया है ताकि अधिकांशतः लोगों को फ़ायदा मिले। आज की वीडियो में हमने जाना कि कैसे किडनी और फेफड़ों की बीमारियां हमारे सांस फूलने के लक्षण को पैदा करती हैं और किस तरह किडनी की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी और हार्ट की बीमारी आपस में क्लोजली एसोसिएटेड होती है, और किडनी और फेफड़ों की बीमारियों का ध्यान रखने से किस तरह से हम हार्ट के कई कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।